सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे और हिंदी भाषा पढ़ने के लिए पहले हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भावों को पहुंचा पाता है और दूसरा व्यक्ति उन बातों को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार जो भाषा है ये एक माध्यम है जो विचारों का आदान प्रदान करती है। देखिए, यहाँ हिंदी भाषा में भाषा की परिभाषा लिखी है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष शब्द से हुई है और भाष शब्द का अर्थ है बोलना या कहना। भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, क्योंकि भाषा यदि नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब भाषा की विशेषता क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित की जाती है और अर्जित कराने में परिवार के लोगों का योगदान होता है और मुख्य योगदान माता का होता है, क्योंकि बच्चे के साथ माता बात करती रहती है, जबकि वो बोलना भी नहीं जानता है, छोटा होता है, उसके साथ तरह तरह की बातें करती है, लोरी सुनाती है, मामा, पापा, चंदा मामा, इस तरह की कहानियां सुनाती रहती है और बच्चा एक टक अपनी माता के होठों के मूवमेंट को और उसके भाव को सीखने का प्रयास करता है और ये धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसलिए माता को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा दिया गया है और परिवार को बच्चे की प्राथमिक पाठशाला बताया गया है, क्योंकि भाषा बच्चा अपने परिवार से ही सीख कर आता है। अब देखिए, यह अनुकरण द्वारा प्राप्त होती है। अनुकरण का भी बताया रहा था कि वो मम्मी के बोलने के होठों के मूवमेंट को देखता है, जीभ की गति को देखता है, फिर वो इस तरह से बोलने का प्रयास करता है, तरह तरह की आवाजें निकालता है, फिर उन आवाजों को वो उसी रूप में धारण कर लेता है जिस तरह उसकी मम्मी उनको बोलती है। तो ये क्या करी जाती है? अनुकरण से सीखी जाती है। और अनुकरण में क्या होता है? पहले वो सुनता है, देखता रहता है मम्मी क्या बोल रही है, फिर क्या करता है? फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है, अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है। फिर उसके बाद उसे क्या होता है? पढ़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना। और अधिकांश जो व्याकरण है, व्याकरण जानोगे किसे कह रहा हूं? एक शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है कि जो व्याकरण का ज्ञाता हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण। तो जो हिंदी व्याकरण है उनमें अधिकांश इसी क्रम को मानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन मारियो मोंटेसरी एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने इस क्रम में जो पढ़ना लिखना है इस क्रम को बदल दिया है। उन्होंने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यानी लिखना को आगे कर दिया, पढ़ना बाद में। तो आजकल देखते होंगे जो मोंटेसरी विद्यालय हैं, जो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति पर चलते हैं, उनमें छोटी क्लासों से बच्चों को लिखना सिखाया जाता है और बाद में उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। जबकि जो पूर्व व्याकरणी है वो क्या करते थे? पहले उसे पढ़ना सिखाते थे और बाद में लिखना। तो अगर जो परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा को सीखने का क्रम लिखिए, तो आप ये लिखेंगे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और यदि मारिया मोंटेसरी का नाम नहीं आता है और वैसे सामान्य क्वेश्चन आता है कि भाषा को सीखने का क्रम निम्न में कौन सा सही है, तब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना लिखेंगे। अब देखिए, ये जो भाषा है ये सामाजिक प्रक्रिया है, इसका अंतिम स्वरूप प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भाषा जो है ये हर समय बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि इसका कोई निश्चित रूप कर दिया जाए। जैसे आप देखिए, पहले संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत कठिन लगी लोगों को, तो उन्होंने क्या करा? उसको पाली बोलना शुरू कर दिया, भाषा पाली हो गई। पाली के बाद और सरल भाषा की ओर गए, प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अभट आई और अभट के बाद हिंदी। और अब तो आपको पता चल गया होगा, अब तो अंग्रेजी आ गई। आधे लोग हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। तो भाषा कभी जो है ये जो है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है।
भाषा का मानक स्वरूप होता है। जो भाषा होती है उसका एक मानक होता है, अर्थात प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है और एक लिपि निश्चित होती है। जैसे हिंदी का अपना व्याकरण है और अपनी लिपि है जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ऐसी जैसे अरबी और फारसी ये दोनों एक ही लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों की जो लिपि है वो फारसी है। और उर्दू अपने आप में एक भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी लिपि नहीं है। या तो ये इसमें लिपि का प्रयोग होता है फारसी का, या फिर होता है हिंदी और अंग्रेजी का मिलकर। तो ये आप इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना है कि उर्दू भाषा नहीं है। उर्दू एक बोली है और उर्दू शब्द का अर्थ भी है बाजारू भाषा। यानी फारसी अपने आप में बहुत जटिल भाषा है, जटिल उसका व्याकरण है। तो जब आप सामान्य बोलचाल की भाषा में फारसी का उपयोग किया गया तो उसमें चूंकि कुछ नियमों को तोड़ मरोड़ दिया गया, तो इसलिए उसे उर्दू कहा गया, यानी बाजारू भाषा कहा गया। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, क्योंकि उसके लिए जो भाषा होती है ना उसका एक मानक स्वरूप होता है और उसके जो हमारी ध्वनि है उस ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत बना दिया जाता है। जैसे ए, अब इसे कोई भी कहीं भी दिखा लीजिए, कोई व्यक्ति से पूछे क्या लिखा तो कहेगा ए। तो ये इसका स्टैंडर्ड जो हमने ध्वनि थी उसका एक स्टैंडर्ड संकेत बना दिया, यानी सिंबल बना दिया। जैसे आ, वो इस तरह कर दिया आ, तो इसे किसी को पढ़ा दिया वो आई कहेगा, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। यानी जो हमारी ध्वनि थी उस ध्वनि को जब हमने वर्ण में चेंज करा तो वर्ण हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया। उसको देखते हम उसी तरह की ध्वनि अपने अंदर से निकाल लेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। अब जैसे ये हिंदी में जो मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड लेटर्स हैं यानी वर्ण है वो 56 हैं, लेकिन जो प्रचलन में है वो इस समय 52 है। अब ये 56, 52 ये जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा यानी वर्णों के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कि 56 तब थे जब संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत में स्वर 16 थे। अब जो कुछ स्वर हैं उन्हें 2 को तो आयोग बाहर कर दिया और 2 प्रचलन से बाहर हो गए, है ना। तो अब केवल आप ये ध्यान रखेंगे, हिंदी में प्रश्न है कि हिंदी में कितने स्वर हैं, तो आप 11 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, वो डिटेल में मैं समझा दूंगा जब वर्ण विचार आपको बताया जाएगा। अब लिपि, भाषा यादृच्छिक संकेत है। भाषा को जो हमने संकेत दिए हैं वो बना दिए, अब फिर वो स्टैंडर्डाइज कर दिए। जैसे ए के लिए हमने ये यादृच्छिक रैंडमली इस तरह का सिंबल बनाया, तो ये ही क्या हो गया, ये फिर इसे हमने क्या कर दिया, मानकीकृत कर दिया। आ को इस तरह कर दिया, तो इसके ये संकेत हैं और प्रतीक स्थिति है। इनके 4 प्रमुख संयोजक हैं, तो जो हम बोल रहे हैं उसको वो समझ जाए कि ध्वनि क्या है या हम लिख रहे हैं। तो वो हो गया वाचक, दूसरा हो गया श्रोता, जो उसे सुन रहा है वो उसका मतलब समझ रहा है कि ध्वनि यही है। तीसरा है प्रमुख संयोजक, यानी उस बात को जोड़ने वाला कि दोनों उस चीज को समझते हैं। और तीसरा है संवाहक, प्रतीकात्मक, यानी वो बात हम एक दूसरे को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी मैंने जो कहा वो दूसरे ने समझ लिया। तो ये 4 इसके प्रमुख अवयव हैं। भाषा की एक नेचर है, अभी बताया था, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। जैसे संस्कृत कठिन लगी लोगों को तो उन्होंने पाली बोलना शुरू कर दिया, पाली में ही प्रॉब्लम आई तो फिर प्राकृत आ गया, प्राकृत, अभ्रंग, आभट और हिंदी। और हिंदी के बाद भी लोगों ने इसे मिश्र करना शुरू कर दिया, यानी इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को मिला के बोलना शुरू कर दिया, जिसे आजकल हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू के शब्द भी बोले जाते हैं, जैसे हम दरवाजा बोलते हैं, कपाट नहीं बोलते हैं। हम पर्दा बोलते हैं, ये क्योंकि पर्दा हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो अवनी का है। ऐसी हम जो खिड़की है वातायन है इसका हिंदी में। तो अब जो हिंदी बोली जा रही है उसमें अरबी, फारसी, है ना, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्द जो हमने जोड़ लिए हैं, उस भाषा को हम हिंदुस्तानी कहते हैं। तो वर्तमान में शुद्ध हिंदी के बजाय जो प्रचलन में है, आम बोलचाल में है, वो हिंदुस्तानी भाषा है। अब देखिए, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो एक तो किसी चीज को सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा जानते हो, जिससे सीखने की इच्छा हो, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। और जानने की इच्छा जिज्ञासा, तो यदि किसी व्यक्ति में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो तो कोई चीज सीख नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा।
दूसरा है अनुकरण। अनुकरण ये कि जो अभी बता रहे थे कि जैसा मैं बोल रहा हूं, अनुकरण द्वारा लोग भाषा सीख रहे हैं। देखिए जैसे अब हिंदू भारत के लोग हैं, हिंदी भाषी हैं, वो चाइनीज भी सीख रहे हैं, जापानीज भी सीख रहे हैं, फ्रांस की भाषा भी सीख रहे हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो ये क्या होगा? अनुकरण। ये अनुकरण होगा कि जो लोग बोलते हैं उनको देखते हैं वो किस तरह बोलते हैं, फिर उसी तरह से हम उस भाषा को बोलना सीख जाते हैं। बहुत से तो बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छी अंग्रेजी बोलनी सीख जाते हैं अनुकरण में, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका अनुकरण कर लेते हैं और वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तीसरा अभ्यास। अभ्यास का हम जानोगे कि बार बार किसी चीज को हम प्रैक्टिस में लाएं तो हम धीरे धीरे उसे सीख जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब भाषा के प्रकार देखिए, भाषा के 3 प्रकार हैं। एक तो मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। जो UPSSC का एग्जाम था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 व्यक्ति टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो वो किस भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं? तो कौन सी थी? मौखिक भाषा, क्योंकि वो बोल रहा था और वो सुन रहा था। तो जो बोली और सुनी जाती है वो कहलाती मौखिक भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर और पढ़कर, जैसे हम लिख देते हैं, वो लिखित भाषा हमने लिख दिया, किसी को दे दिया तो वो ही पढ़ेगा जो हमने लिखा है। यानी जैसा हम बोलना चाह रहे थे वो हमने क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया, और जिसने पढ़ा तो उसे लगा कि ये बोला जा रहा है। तो इसका तो पेपर होता है UPSSC में आता ना, पत्र लेखन, पत्रों के प्रकार, तो ये वो भाग ये है लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के लिए आपने पढ़ा होगा, बिहारी जी ने दोहा लिखा था, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन सोही बात। अब आप लगाइए कि एक नायक और नायिका अपने परिवार के बीच हैं, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे हैं, अपने चेहरे के हाव भाव, हाथों के हाव भाव, आंखों के मूवमेंट, होठों के चलन, चेहरे के भाव, इससे आपस में बात कर रहे हैं कि चलो आप समझ रहे होंगे इसका। तो ये जो भाषा होती है जो ना बोली जाती है ना लिखी जाती है, लेकिन एक आदमी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है शारीरिक भाव भंगिमा से, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब व्याकरण, अभी लिखा था ना कि 2 चीज जरूरी है, एक तो व्याकरण और एक लिपि। तो व्याकरण भाषा को बोलने और लिखने का बोध कराने वाला शास्त्र है कि शुद्ध रूप से बोले और शुद्ध रूप से हम उसे लिखें। जो ये हमें ज्ञात कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि हैं, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज आई थी, तो पाणिनि। लेकिन पाणिनि हिंदी के व्याकरण नहीं माने जाते हैं। कि व्याकरण हिंदी के कौन है? दामोदर पंडित हैं। इन्होंने एक ऐसी जो किताब लिखी है उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये पहली पुस्तक है जो हिंदी व्याकरण के रूप में मानी जाती है। यानी हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके जो लेखक है वो कौन है जिन्होंने लिखा है? वो है दामोदर पंडित। अब लिपि, जो हमारी हिंदी लिपि है, हिंदी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि है देवनागरी, क्योंकि इसे रोमन लिपि में आजकल तुम देखते होंगे बालक, आप जब वो लिखते होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो हम अपने हिंदी के शब्दों को क्या में लिख देते हैं? रोमन लिपि में लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसका तो हमने सांकेतिकरण भी कर रखा है, जैसे हिंदी में नहीं लिख देते। जैसे किसी को कहना हो हेलो, है ना, तो HLO लिख देंगे, बस हेलो हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो वो लिपि कहलाती है। तो हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और इस देवनागरी लिपि का इतिहास में पहली बार जो पता चला वो 8वीं शताब्दी में एक गुजरात के राजा थे, राजा जय भट्ट। उनके एक लेख लिखा हुआ था, पहले जैसे तुमने पढ़ा होगा अशोक के शिलालेख, इस तरह के लेख। उस लेख में इस भाषा देवनागरी का पहली बार प्रादुर्भाव माना जाता है कि ये देवनागरी लिपि 8वीं शताब्दी से शुरू हुई है। ये जो देवनागरी लिपि है ये सर्वश्रेष्ठ लिपि है। दुनिया में जितनी भी लिपि हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक है, और इसके जो संकेत हैं वो ध्वनि के अनुसार हैं।
बाकी और में ध्वनि के अनुसार नहीं है। जैसे अंग्रेजी में सी कै भी हो जाता है, के भी क्या हो जाता है, यहाँ कै ही होता है। तो चूंकि ये इसके संकेत ध्वनि के अनुसार है, यानी वर्ण ध्वनि के अनुसार है, तो इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ लिपि कहा जाता है। अब इसके बाद हम वर्ण विचार कल देखते हैं और उनमें आपको बताएंगे कि ये 56, 52 और कहीं 44, कहीं 45 ऐसे निशान कब लगाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।